नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपका दोस्त। जो 30 प्रश्न हमारे टीईटी में पूछा जाता है उसमें से मैं 24 तक का प्रश्न 2 वीडियो में बना चुका हूँ और अंत में 5 प्रश्न जो बचा है उस प्रश्न का को लेकर 6 प्रश्न जो बचा है उसको लेकर आया हूँ। तो जो 25 नंबर का प्रश्न पर विचार करें। जैसे इसमें दिया है कि पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। तो जब हम पाठ्यचर्या लागू किया जाता है हमारे विद्यालय में तो किन किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। जैसे आवश्यकता का निर्धारण, वाकई में क्या आवश्यकता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या वास्तव में बदलाव की ज़रूरत है। तो आवश्यकता का निर्धारण होगा पहला। उसके बाद है अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना होता है कि फिर यह तय किया जाता है कि पाठ्यक्रम में किस हिस्से, किस सामग्री, समय और मूल्यांकन में बदलाव आदि करना होता है। तो ये सब तत्वों में आएंगे। उसके बाद है ये जो अंत में आता है तकनीकों का चयन करना। तकनीकों का चयन करेंगे, जैसे उपकरणों को चुना जाता है, जैसे उस पर बदलाव करेंगे। उसके बाद अंत में आएगा पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना, अंत में लागू करना होगा। तो सबसे पहले होगा ए, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा सी, नहीं डी, उसके बाद आएगा सी। तो ए बी डी और सी कौन सा ऑप्शन में है। तो ए बी डी सी, हमारा ए ऑप्शन ए बी डी सी। ठीक है, अगला प्रश्न जाएंगे। ये डिसेबिलिटी जो बच्चे होते हैं उसमें जो कमजोरियां होती हैं इसको कैसे पहचाना जाता है, उसका नाम क्या क्या दिया है, इसी के बारे में है। कॉलम ए और कॉलम बी में मिलान करना है। जैसे कॉलम ए में दिया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि पढ़ने और भाषा की कठिनाई, पढ़ने और भाषा की कठिनाई को नापा जाता है। डिसलेक्सिया जो होता है वो ऐसे समस्या से गुजरते हैं। अगला है डिसग्राफिया, जो बी में दिया है। डिसग्राफिया का मतलब होता है लेखन संबंधी कठिनाई होती है, लेखन संबंधी कठिनाई होगी। अगला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में होता है अंक गणित से संबंधित होगा, गणितीय समस्या आती है। अंत में दिया है डिस्थ्रिया। डिस्थ्रिया का मतलब होता है बोलने की क्षमता में कठिनाई। तो हमें मिल गया ए का 1 और बी का तीसरा नंबर होगा, बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का चौथा। तो हमारा सी ऑप्शन। अगला है रचनात्मकता। रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी है, इसके साथ जुड़ी है। रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी है। तो इसमें कौन सा होगा। रचनात्मकता का मतलब होता है कि कोई एक समस्या है, उसकी कई समाधान सोचना, कई स्तर से समाधान सोचना रचनात्मकता में आती है। तो एक एक करके देखते हैं। ए में दिया है नकल करना। तो नकल में क्या होता है, यह दूसरों की कॉपी करना होता है नकल देखकर। अगला है मॉडलिंग। मॉडलिंग भी यही है, ये भी व्यवहार को देखकर किसी का नकल करना में आएगा व्यवहार। इसके बाद है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन ये किसी एक उत्तर पर एक एक ही सही उत्तर खोजने पर केंद्रित होता है। मतलब ये एक उत्तर की ओर इंगित करता है, तो यह नहीं होगा। अंत में आता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है यह एक समस्या के लिए कई दिशाओं में सोचने की क्षमता है, जो रचनात्मकता का मुख्य आधार है।
जैसे मान लीजिए बच्चों को कुछ खाली डिब्बा दे दें, और उस डिब्बा में उपयोग देखें तो बच्चे डिजाइन बनाएगा, अपने घर बनाएगा और उसका कई उपयोग करेगा। तो ये होगा रचनात्मकता, अपसारी सोच। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों की शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। तो शैक्षिक अवसर कहाँ होगा? हमें नियमित जो हमारे जो स्कूल होते हैं इसी में सामाजिक शिक्षा का उपयोग किया जाता है। इसमें सारे बच्चों को समाहित करके शिक्षा पद्धति को अपनाए गए हैं, इसलिए हमारा नियमित स्कूल आएगा। अगला है 29 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या पूछा है? शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा को अधिकार बनाया गया है? तो यह होगा प्राथमिक स्तर, जिसमें 1 से लेकर 14 साल तक के 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना होता है, और इसमें 1 से 8 साल तक के बच्चे आते हैं। तो हमारा प्राथमिक स्तर है। अंत में 30 नंबर का प्रश्न में आएंगे जो अंतिम है। इसमें पूछा है कि एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या होगी? एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होगी? क्या प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करना है? ट्यूशन में तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम स्कूल में ही पढ़ाएंगे। इसको विशेष प्रकार की ट्यूशन देना एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होगी। नियमित परीक्षण और आकलन करें। तो विशेष शिक्षा का जिम्मेदारी होता है कि नियमित परीक्षण आकलन करना चाहिए। उसके बाद है विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ योजनाओं को संशोधित करें। मतलब बच्चे में जो भी समस्या है, जैसे भी उसको पढ़ाने के लिए अनुकूलन की व्यवस्था होगी, उसमें अपना बदलाव करके उसको पढ़ाया जा सकता है। जैसे आईईपी के मतलब होता है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम होता है। आईईपी का मतलब होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें एक टीम बनता है। इसमें जैसे माता पिता, सामान्य शिक्षक जो स्कूल में है, सामान्य शिक्षक जो स्कूल का एक शिक्षक, और विशेष शिक्षक इसमें आएंगे, और मनोवैज्ञानिक काउंसलर जो इसमें मनोवैज्ञानिक का भी स्थान होता है। तो हमारा ये जो भी होगा, नियमित परीक्षण व आकलन करें और विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ योजनाओं को संशोधित करें। और डी ऑप्शन दिया है कि सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। सभी छात्रों के साथ सामान्य स्कूल में होता है, जिसमें समय से बच्चे नहीं होते, लेकिन इसमें समान व्यवहार तो हम सभी बच्चों के साथ करते हैं। लेकिन ये विशेष शिक्षक का काम यह नहीं है कि बच्चे के स्तर को देखकर उसकी कैपेबिलिटी और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देना होता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन नहीं आएगा, ना ए ऑप्शन नहीं आएगा, और इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जो बी और सी वाला होते हैं। शायद यह हमारा विलोपित प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो इस तरह से शिक्षा शास्त्र का 30 प्रश्न कंप्लीट होता है। इस सारे वीडियो को देख लेना, और यदि समझ में आता है तो लाइक, शेयर, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। शब्बा खैर।